हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अब्बुल शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मास्टर क्लास नंबर 16 पर हैं। और मास्टर क्लास नंबर 16 में आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट्स के या फिर वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में। आज हम सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने प्रकार की वॉइडेबिलिटी होती है और इस वॉइडेबिलिटी को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं, कौन कौन से सेक्शंस इनके अंदर आते हैं, इन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से मुझे ये बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है और बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है तो फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो है इंपॉर्टेंटली सेक्शन 10 में बने हुए सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स को पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम जो सेक्शन 10 का आखिरी पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू बी वॉइड, उसको कवर करेंगे। और इसके अंदर हमारे जितने भी तरीके की वॉइडेबिलिटी होती है या वॉइडनेस होती है उनको पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर शर्मा ऑफिशियल जो है इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप कनेक्ट करके मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन पर और डायरेक्टली हम जो है सबसे पहले बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। बेयर एक्ट में अगर हम जो है सेक्शन नंबर 10 को पढ़े तो सेक्शन नंबर 10 में हमने पढ़ लिया ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट ऑफ द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या क्या देखा, हमने यहां पर पढ़ लिया ये सारी चीजें। इसके बाद फॉर लॉफुल कंसीडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये भी हो चुका है। अब हमारा जो सेक्शन नंबर 10 है जो कि हमारे बताता है कि किस तरीके से एक एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब ये पांचों कंडीशन फुलफिल होंगे। 4 कंडीशंस को हम कर चुके हैं, 5वीं कंडीशन है and are not hereby expressly declared to be void। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं जो हमारा आखिरी पार्ट रहने वाला है कि are not hereby expressly declared to be void। इसके अंदर हमें किस किस तरीके की voidability देखने को मिलती है इसको हम एक एक बार जो है डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम voidness की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको 4 तरीके की voidability या फिर voidness देखने को मिलती है। ठीक, तो पहले इन चारों को आप एक बार जो है लिख लीजिए। हम अगर वॉइडनेस की बात करें, अगर हम वॉइडनेस की बात करें तो 4 तरीके की वॉइडनेस हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने को मिलती है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। अब वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं इसको अभी हम जो है डिटेल में समझेंगे। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि हमारे कभी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं और ना ही आगे जाकर बन सकते हैं, वो स्टार्टिंग से ही हमारे किसी ना किसी बेसिस पर जो है वॉइड रहते हैं, उनको हम वॉइड एग्रीमेंट्स बोलते हैं। क्लियर। दूसरी अगर हम देखें दूसरी तरीके की वॉइडेबिलिटी की बात करें तो यहां पर आपको देखेगा कि कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, मतलब जो आपके कॉन्ट्रैक्ट तो बने थे और उसके बाद में जो है वो वॉइड हो गए हैं। पहले तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बने थे तो वो वॉइड हो गए। अब देखो इन दोनों में अगर डिफरेंस समझे कि ये जो एग्रीमेंट है वॉइड एग्रीमेंट है ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं। ठीक है, बने ही नहीं। ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, ये पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने थे जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ये जो है आपके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिए गए। ठीक है, इसके बाद तीसरी तरीके की अगर हम वॉइडेबिलिटी की बात करें तो थर्ड क्या है, थर्ड आपको यहां पर देखने को मिलेगा इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, मैंने आपको कल पढ़ाया था, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पार्टीज देखकर ही पता लगा सकती हैं कि ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो किसी ना किसी जो है गलत पर्पस के लिए है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टार्टिंग से ही जब से वो बना है तभी से जो है क्या है इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे केसेस में आप क्या बोलोगे, ऐसे केसेस में आप बोलोगे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और चौथे तरीके की अगर हम बात करें तो चौथा तरीका हमारा होता है सब्सिक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्सिक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये हमारा जो है फोर्थ टाइप है। तो इतनी तरीके की हमें जो है वॉइडनेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर आप इन तीनों चीजों को देखिए, ये तीनों जो है
पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड एंड पॉइंट नंबर फोर्थ। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये आपके जो है क्या है, ये आपके पहले परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे और ये जो है अब बाद में जाकर के वॉइड एग्रीमेंट हो गए हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें सिर्फ और सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट की, तो ये जो एग्रीमेंट है अगर ये वॉइड है तो ये कभी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब इन चारों पार्ट्स को हमें एक एक करके पढ़ना है और इन चारों पार्ट्स में आपके बहुत सारे सेक्शंस जो है आते हैं। और जब हम वॉइडेबिलिटी, वॉइडनेस या फिर सब्सिक्वेंटली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ते हैं तो हर एक इस टॉपिक में आपके मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट वॉइडेबल वाले सारे सेक्शंस आ जाएंगे जिनको कि हमें पूरी तरीके से पढ़ना होता है। क्लियर? तो सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट से ही शुरू करते हैं। वॉइड एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं? ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से एग्रीमेंट्स आपके होंगे ये आपको समझना है। तो वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको कल वॉइडेबल समझाया था, तो वॉइडेबल में मैंने आपको क्या समझाया था कि जो आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको यहां पर क्या देखना है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको यहां पर देखना है कि ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन ऑफ वन पार्टी होता है कि जिसके साथ में कोई भी फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ में कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, किसी के साथ अनडू इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है, अनडू इन्फ्लुएंस हुआ है, किसी के साथ कोर्जन हुआ है या फिर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इन पांचों केसेस के हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे। मिस्टेक का कॉन्सिक्वेंसेस हमने जो है 20, 21, 22 पढ़ा था। ठीक, इसके बाद अनडू इन्फ्लुएंस का जो है हमने 19A में पढ़ा था और फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन और कोर्जन का जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो हमने सेक्शन नंबर 19 में पढ़ा था। ये तीन हमने जो है क्या है, हमने ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। अब अगर हम इन तीनों ही इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो यहां पर हमने देखा था कि वॉइडेबल, जो भी हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम पार्टीज को क्या दे रहे थे, हम पार्टीज को ऑप्शन दे रहे थे। कौन से ऑप्शन दे रहे थे कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को करने से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, कोर्जन हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर सकते हैं। दूसरी बात यहां पर क्या बताई गई थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर आपका कोर्जन हुआ है उसी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, सेम टू सेम क्या करा दिया जाए, सेम टू सेम परफॉर्म करा दिया जाए। वहीं पर अनडू इन्फ्लुएंस की जो बात समझी थी, इसमें हमने समझा था कि पार्टीज जो है अपनी मर्जी से पहले ऑप्शन को ऑप्ट कर सकती हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा, जो भी बेनिफिट्स दिए गए हैं वो वापस ले लो। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि इनको सेपरेट किया जाए। जो पार्टी के पास ऑप्शन होगा जिसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है कि वो जिस पोर्शन को परफॉर्म कराना चाहता है परफॉर्म करा सकता है और बचे हुए पोर्शन के लिए डिनाई भी कर सकता है। ये सारी चीजें हमने जो है लास्ट क्लास में पूरी तरीके से डिस्कस की थी। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या है, तो वॉइड एग्रीमेंट आप इस तरीके से समझेंगे कि ये जो वॉइड एग्रीमेंट है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं थे और ना ही ये कभी आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। मतलब लीगल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो सेक्शन नंबर 10 के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं उनको ये फुलफिल भी कभी नहीं कर पाएंगे और ना ही ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले पाएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या समझना है, ये समझना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनकी कोई भी रेमेडी आपको नहीं मिलने वाली। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको इसमें कोई भी रेमेडी नहीं देगा और इंडियन लॉ भी जो है, इंडियन लॉ भी आपको कोई भी यहां पर जो है कोई भी जो है लॉ के बारे में यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर बता रहा है कि इंडियन लॉ अदर भी कोई इंडियन लॉ आपको जो है इसकी रिलीफ नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब वॉइड एग्रीमेंट्स में हम क्या करते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स में हम पार्टियों को उनके भरोसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि कानून इनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, लॉ इनकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपसे बोली जा रही है कि यहां पर हम पार्टीज को उनके ही भरोसे छोड़ देते हैं। ठीक है, कि भाई यहां पर कानून आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लॉ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, जो आपको ठीक लगे वो इस एग्रीमेंट में आप कर लीजिए क्योंकि ये जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ कभी भी होंगे ही नहीं। क्लियर?
लेकिन यहां पर आपको जो इनका रिलीफ है वो जो है, इनका रिलीफ क्या होगा, वो पार्टीज आपस में डिसाइड करेंगे कि भाई तेरा इतना नुकसान हो गया है, मेरा इतना नुकसान हो गया है, हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से आपस में सेटल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट कि वॉइड एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो वॉइड एग्रीमेंट्स जो है हमारे कहां पर डिफाइन किए गए हैं, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2G। सेक्शन नंबर 2G क्या कहता है हमसे, सेक्शन नंबर 2G कहता है कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होंगे, वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे एनी एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ सेट टू बी वॉइड। ठीक, तो इसका बेसिक पर्पस क्या निकल कर आया, बेसिक मीनिंग क्या निकल कर आया कि एनी एग्रीमेंट, एनी एग्रीमेंट which is not enforceable by law। कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, सेट टू बी वॉइड। ठीक है, सेट टू बी वॉइड। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, सिंपल समझिएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर किसी भी लॉ में किसी भी चीज को करने के लिए मना किया गया है या फिर उसको करने के लिए बताया ही नहीं गया है, फिर भी आप उन सारी चीजों को कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि पार्टीज ने वॉइड एग्रीमेंट कर लिया है। वॉइड एग्रीमेंट की कोई भी रेमेडी आपको यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। क्लियर, कोई भी रेमेडी आपको यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। इसके साथ साथ अब यहां पर वॉइड एग्रीमेंट की जो लिस्ट है, ठीक, जो हमारी वॉइड एग्रीमेंट की, वॉइड एग्रीमेंट, देखो अभी हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने 4 तरीके की वॉइडेबिलिटी देखी है, उसमें सिर्फ एक ही वॉइड एग्रीमेंट के टॉपिक को कर रहे हैं। और वॉइड एग्रीमेंट में आपके कौन कौन सी चीजें आती हैं, वॉइड एग्रीमेंट में आपके कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, ये आपको देखना है, जो कि हम आप अभी तक इसमें बहुत सारे सेक्शंस को कवर कर चुके हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 20, म्यूचुअल मिस्टेक। ठीक है, म्यूचुअल मिस्टेक। ठीक है, इसके बाद इस लिस्ट को लिखते जाइएगा, जो कि हमें आगे आने वाले जो है, आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले सेशंस में हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद सेक्शन नंबर 23, ठीक है, बात करता है कि इसकी एग्रीमेंट मेड विदाउट लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेक्शन नंबर 20 म्यूचुअल मिस्टेक के केस में हम जो है बोलेंगे कि अगर दोनों पार्टी इस बात से इग्नोरेंट थी कि उनको कानून ही नहीं पता था और उन्होंने एग्रीमेंट में एंटर कर लिया, ठीक है, या फिर एक पार्टी क्या है, एक पार्टी जो है पूरी तरीके से क्या थी, पूरी तरीके से इस चीज से इग्नोरेंट थी कि ये जो एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है इसकी लॉ के द्वारा कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। दूसरा, लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, हमने सेक्शन 23 को कर लिया है। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज एंटर हो रही हैं जहां पर कोई भी लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है या फिर उस एग्रीमेंट को करने के लिए आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो एग्रीमेंट आपके वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। इसके साथ साथ 24 हम कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 25। ठीक है, इन दोनों सेक्शंस को भी हमें यहीं पर कवर करना होता है। इसके साथ साथ जो आपका सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 26 से लेकर 30 तक के सेक्शंस हैं, जहां पर आप देखोगे ट्रेड है, आपका मैरिज है, इन सबके कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आपको बताया गया है कि ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन नंबर 36, ठीक, इसके बाद आपके सेक्शन नंबर 56 पैरा 1 इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी के अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो, इम्पॉसिबिलिटी का अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, एग्रीमेंट बना रहे हो, जो कि चीज होना असंभव है, तो ऐसे केसेस में वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके जो है, वो सारे एग्रीमेंट आपके वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। इसके बाद 57 और 58, ठीक, 57 और 58, और यहां पर जो आपकी माइनर वाली बात है, ठीक है, माइनर वाली बात है कि अगर कोई भी माइनर है या फिर आपका इनसेन पर्सन है या फिर आप बोल सकते हो अनसाउंड पर्सन है, उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी एंटर नहीं हो सकते। ठीक है,
उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कर लिए हैं, यहां पर आपको क्या बोला गया, यहां पर आपको ये बोला गया है कि अगर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आपने कभी भी कर लिए हैं किसी भी माइनर के साथ में या फिर किसी भी इंसेन के साथ में, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप पूरी तरीके से, आप जो है पूरी तरीके से यहां पर जो है इसका कोई भी रिलीफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें आपको कोई भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं करता है। क्लियर, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। अब अगर हम वॉइड एग्रीमेंट की बात करें तो हमें इतने सारे सेक्शंस को पढ़ना है, इसमें से हम किन किन सेक्शंस को कवर कर चुके हैं पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इनको कवर कर चुके हैं और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद में जो बचे हुए सेक्शंस हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहां पर बात करें तो हमने यहां पर सेक्शन नंबर 20 को कर लिया है। सेक्शन नंबर 20 को हमने पढ़ लिया था। सेक्शन नंबर 20 क्या है, म्यूचुअल मिस्टेक के बारे में बात करता है। म्यूचुअल मिस्टेक का मतलब क्या है कि अगर दोनों पार्टियों ने क्या कहते हैं इसको, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक ए है, ए ने बी से कोई भी म्यूचुअल मिस्टेक करके एग्रीमेंट में एंट्री ले ली है, तो ऐसे केसेस में बोथ दी पार्टीज, यहां पर क्या है, ये दोनों ही पार्टीज का फॉल्ट था, दोनों ही पार्टीज का फॉल्ट था कि वो जिस एग्रीमेंट में आ रहे हैं वो एग्रीमेंट जो है म्यूचुअल मिस्टेक से ऐसा एग्रीमेंट बनाया गया है जिसमें पार्टीज को कोई भी राइट नहीं दिया गया, मतलब जिसमें पार्टीज को यही नहीं मालूम कि इस पर लॉ लगेगा या फिर नहीं लगेगा। क्लियर, तो यहां पर ये सारे एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे, ये सारे एग्रीमेंट आपके वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। ये सारे एग्रीमेंट आपके वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। और इनके अगर हम रिलीफ की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर गलती से एग्रीमेंट कर लिया है, मान लीजिए दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था कि जिस चीज की एंट्री की जा रही है एग्रीमेंट से वो पूरी तरीके से इंडिया में जो है लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड नहीं है और लॉ इसको करने के लिए मना करता है, फिर भी वो इस चीज को ना जानते हुए एग्रीमेंट में आ जाते हैं। दोनों पार्टी जब इग्नोरेंस ऑफ लॉ करते हैं तो वो आपका कोई भी डिफेंस नहीं माना जाता। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था और यहां पर आपको क्या बता रहा है, यहां पर आपको बता रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी जो है क्या, इसमें अगर दोनों पार्टी गलती से एग्रीमेंट में आ गई हैं तो ये जो है क्या होगा, ये आपका जो रिलीफ है वो सेक्शन 65 में जाकर के पार्टियां जो है क्लेम कर सकती हैं। या फिर एक पार्टी को पता था और एक पार्टी को पता ही नहीं था, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में भी पार्टी 65 में जाकर के जो है रेस्टिट्यूशन के क्लेम को कर सकती हैं। ये म्यूचुअल मिस्टेक हम जो है पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल मिस्टेक वाला जब हम मिस्टेक पढ़ रहे थे तो वहां पर जाकर के इस सेशन को देखिएगा, तब आपको मिल जाएगा। इसके बाद में सेक्शन नंबर अगर हम 23 एंड 24 की बात करें तो 23 और 24 भी हमने कवर किया है। लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है उस टाइम पर। ठीक है, तो लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल एग्रीमेंट अगर नहीं आप कर रहे हो, ठीक, तो यहां पर क्या बोला कि कोई भी अगर एग्रीमेंट में पार्टी एंटर हो रही है, कोई भी एग्रीमेंट में अगर पार्टीज एंटर हो रही हैं, ठीक है, और उनके पास में ना तो कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट है उस एग्रीमेंट को करने के लिए, ना ही कोई लॉफुल कंसीडरेशन है, ना ही कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ना ही कोई लॉफुल कंसीडरेशन है, तो ऐसे केसेस में अब यहां पर क्या बोला, ऐसे केसेस में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि भाई ये जो एग्रीमेंट्स होंगे ये सारे एग्रीमेंट्स आपके वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाएंगे और इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको सेक्शन 65, ठीक है, सेक्शन 65 में जाकर लेना होगा, जो बात करता है आपके रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये वाला पार्ट म्यूचुअल मिस्टेक क्या होता है और म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है, अब ये जाकर आपको लास्ट सेशंस में जाकर देखना है। इसके बाद में सेक्शन नंबर 25, ठीक है, सेक्शन नंबर 25 की बात करें, ठीक है, तो सेक्शन नंबर 25 किसके बारे में बात करता है, नो कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन। ठीक है, विदाउट कंसीडरेशन कि अगर कोई भी पार्टीज एग्रीमेंट में एंटर हो रही हैं, ठीक है, पार्टीज एग्रीमेंट में एंटर हो रही हैं, तो वो जो एग्रीमेंट्स क्या कहलाएंगे, वो आपके वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाएंगे। अब इसके 3 एक्सेप्शंस थे, ठीक है, 3 एक्सेप्शंस थे जो कि 25 क्लॉज 1, 2, 3 में फॉल करते हैं।
गिफ्ट के केसेस में, ठीक है, इन सारे केसेस में हमें कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। तो लॉफुल कंसीडरेशन वाला जो वीडियो था, जब हमने लॉफुल कंसीडरेशन को समझ रहे थे तब हमने इसको किया था। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में, तो ऐसे केसेस में वो जो है सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट होंगे। अगर वो सेक्शन 25 की एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं तब हम उनको वॉइड एग्रीमेंट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो एक्सेप्शंस बताए गए हैं उसमें अगर फॉल कर रहे हैं तो हम उसको वॉइड एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे। और इनका रिलीफ भी आपको कहां देखने को मिलेगा, सेम सेक्शन 65 में जाइए और वहां पर रिस्टोरेशन को आप जो है क्लेम कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में अगर हम बात करें माइनर और अनसाउंड की, मतलब सेक्शन नंबर 11 की, ठीक। तो माइनर और अनसाउंड की बात करें, माइनर और अनसाउंड की अगर बात करें तो माइनर और अनसाउंड में हमें देखने को मिल रहा है कि हम सेक्शन नंबर 11 को भी कर चुके हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है तो वो सारे एग्रीमेंट कैसे होंगे, वो सारे एग्रीमेंट आपके जो है वॉइड एग्रीमेंट होंगे। वॉइड एग्रीमेंट के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर माइनर को कोई भी बेनिफिट्स दे दिए गए हैं, तो कोई भी बेनिफिट्स अगर दे दिए गए हैं तो वो बेनिफिट्स हम जो है कभी भी उससे वापस क्लेम नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको माइनर से कोई भी जो है क्या, कोई भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर से कोई भी जो है पूरी तरीके से कोई भी बेनिफिट्स को वापस लेने के लिए आपको रिलीफ नहीं देता है, ठीक। अब माइनर जो है आपका क्या है, माइनर पर्सन पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में आ रहा है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एग्रीमेंट है, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके वॉइड एब इनिशियो कहलाएंगे। मतलब वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या हुआ, वो स्टार्टिंग से आपके वॉइड रहेंगे। स्टार्टिंग से जब से वो बनना स्टार्ट हुए थे तब से हम उनको वॉइड ही मानकर चलेंगे, तब से हम उनको क्या है, वॉइड ही मानकर चलेंगे। क्लियर, ये हमने पढ़ा था। इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क फेमस केस है, ठीक है, मोरी बीवी वर्सेस दामोदर दास का जो जजमेंट है उसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ यहां तक जो है हमने, मतलब जो हमने सेक्शंस लिखे थे, जो हमने सेक्शंस लिखे थे लास्ट में अभी, ठीक। तो यहां पर हम जब सेक्शंस लिख रहे थे तो इसमें से मेजॉरिटी ऑफ दी सेक्शंस हमने कवर की कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर आते हैं। 20 कवर कर चुके हैं, 23, 24, 25 ये हम कवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने अभी सेक्शन नंबर 11 को भी हम कवर कर चुके हैं। तो अब हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है, जो हमें आगे वॉइड एग्रीमेंट्स में कवर करना है, हमें वॉइड एग्रीमेंट्स में हमें कवर करना है, वो हमारा कौन कौन सा सेक्शन है जो हमें वॉइड एग्रीमेंट में कवर करना है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि हमें सेक्शन नंबर 26 से लेकर के 30, जहां पर मैरिज, ट्रेड को लेकर के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, वो हमें कवर करना है। फिर हमें सेक्शन नंबर 57 और सेक्शन 56 को कवर करना है। इसके बाद सेक्शन 56 पैरा 3 को हमें कवर करना है और सेक्शन नंबर 36 को हमें कवर करना है, ठीक। तो इतने सारे सेक्शंस को हम जो है वॉइडेबल एग्रीमेंट्स में अभी कवर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो हमने लिस्ट अभी देखी है वो सारे भी हमारे वॉइडेबल एग्रीमेंट्स में आते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन 20 को हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 23, 24 को हम पढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ 25 को पढ़ चुके हैं और सेक्शन 11 को हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। क्लियर, तो यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा कि ये जो हमारे सेक्शंस हैं, ये जो हमारे सेक्शंस हैं, इन सारे सेक्शंस में आपको क्या करना है, इन सारे, अब ये सेक्शंस हमें जो है वॉइड एग्रीमेंट्स में क्या करना है, वॉइड एग्रीमेंट्स में हमको पढ़ने हैं। उससे पहले एक बार हम वॉइड एग्रीमेंट के रिलीफ या कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट्स में हमें क्या रिलीफ मिलता है। वॉइड एग्रीमेंट में हमारा क्या रिलीफ मिल सकता है या फिर क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले रिलीफ ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स डिपेंड्स अपॉन दी पार्टीज, ठीक है। तो जो रिलीफ है हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स का जो रिलीफ है वो किस पर डिपेंड करता है, वो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है, पार्टीज पर डिपेंड करता है। पार्टीज पर कैसे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले यहां पर आपको दो सिचुएशन देखने को मिलेंगी जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि जब हमारी दोनों पार्टियां, ठीक है, बोथ दी पार्टीज आर इक्वली गिल्टी, ठीक है, बोथ दी पार्टीज आर इक्वली गिल्टी,
जब दोनों ही पार्टी बराबर की भागीदार हैं, मतलब दोनों ही पार्टी बराबर की भागीदार हैं, और बराबर की भागीदार होने के साथ साथ दोनों ही पार्टी क्या है, बराबर की भागीदार है, और बराबर की भागीदार होने के साथ वो किसी भी वॉइड एग्रीमेंट में एंटर हो गई हैं, तो ऐसे केसेस में हमारा क्या रिलीफ होगा, ये जो है इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा, पार्टी नॉट इक्वली गिल्टी। ठीक है, मतलब बोथ दी पार्टीज बोथ दी पार्टीज आर नॉट इक्वली गिल्टी। ठीक, तो अब ये दोनों तरीके से हमें देखना है। अब यहां पर क्या है कि दोनों पार्टियों का इक्वल फॉल्ट था, तब क्या रिलीफ देंगे, और यहां पर एक पार्टी का ही सिर्फ जो है क्या है, एक पार्टी का ही फॉल्ट था, दूसरी पार्टी को पता था कि वो कोई ना कोई वॉइड एग्रीमेंट में जा रहा है, तब हम जो है क्या रिलीफ देंगे। ये दोनों ही कंडीशन सब हमें समझनी है। तो सबसे पहले आपको यहां पर ये समझना है कि जब दोनों को पता था वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है, तो कोर्ट विल नॉट गिव एनी रिलीफ। ठीक है, जब बोथ दी पार्टीज इक्वल फॉल्ट पर हैं, बोथ दी पार्टीज, पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हैं, वो इक्वल फॉल्ट पर हैं। ठीक है, इक्वल फॉल्ट पर हैं, तो यहां पर कोर्ट विल नॉट गिव एनी रिलीफ, कोर्ट इनको कोई भी रिलीफ नहीं देगा। कोर्ट जो है, कोर्ट आपका, कोर्ट इनको कोई भी रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट दोनों ही पार्टियों की गलती से हुआ है, दोनों ही पार्टी ने चाहे जानबूझ के किया या फिर बाय डिफॉल्ट किया है, तो लॉ उनको फेवर नहीं कर रहा है, लॉ उनको सपोर्ट नहीं कर रहा कि वो किसी भी वॉइड एग्रीमेंट में आए। तो वॉइड एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी तरीके से यहां पर पार्टीज को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके में आपको देखने को मिल रहा है कि जब एक पार्टी का फॉल्ट था, ठीक है, अब इसमें भी दो कंडीशन है, कि बोथ दी पार्टीज का इक्वल फॉल्ट नहीं था, इक्वली गिल्टी नहीं थी। ठीक, तो दो कंडीशन क्या है कि दोनों को नहीं पता था। अब यहां पर भी सेम कंडीशन है कि दोनों को नहीं पता था कि जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो बार्ड बाय लॉ है, या फिर वो करा नहीं जा सकता, या फिर वो नहीं करा जा सकता, या फिर सिर्फ एक पार्टी को पता था, या फिर सिर्फ एक पार्टी को पता था, या फिर सिर्फ एक ही पार्टी को पता था। ठीक, तो यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि जब दोनों ही पार्टीज को पता था तब क्या होगा। तो दोनों ही पार्टीज को पता था, एन एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड, एग्रीमेंट आगे जाके हमें पता लगता है कि दोनों ही पार्टी को नहीं पता था कि एग्रीमेंट वॉइड है जब एग्रीमेंट बन रहा था, लेकिन अब उनको बाद में जाकर, ठीक है, एग्रीमेंट बिकम्स टू बी वॉइड, बाद में जाकर के इसकी नॉलेज हुई कि यार ये तो हमने गलत चीज को साइन कर लिया है, गलत एग्रीमेंट को साइन कर लिया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर बता रहा है कि किसी भी पर्सन को दूसरे पर्सन को अगर एडवांटेज दे दिया गया, ठीक है, अब यहां पर क्या बता रहा है कि जब दोनों ही पार्टीज को पता ही नहीं था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, और बाद में जाकर उनको पता लगता है कि ये एग्रीमेंट जो है वॉइड एग्रीमेंट में वो लोग साइन कर लिए हैं, वॉइड एग्रीमेंट में उन लोगों ने साइन कर लिया है, तो ऐसा केसेस में आपको बताया कि बाद में पता लगने के बाद जिस भी पार्टी को, याद रखना, जिस भी पार्टी को कोई भी एडवांटेज मिला है, ठीक है, एडवांटेज मिल चुका है, तो ऐसे केसेस में जिस भी पार्टी को कोई भी एडवांटेज मिल चुका है, ठीक, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जिस भी पार्टी को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है उसको वो एडवांटेज वापस करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वापस करना होगा वो एडवांटेज जिससे वो एडवांटेज मिला है, और ये जो आपका प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, रेस्टोरेशन का प्रोसेस कहलाता है, या है रेस्टिट्यूशन का प्रोसेस कहलाता है। क्लियर हुई इतनी बात सभी को? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब एक और सिचुएशन बचती है कि जब एक ही पार्टी को पता था, सिंगल पार्टी को पता था, जब वन पार्टी का फॉल्ट था,
जब एक पार्टी का फॉल्ट था तो क्या बोला गया, एक पार्टी का जब फॉल्ट था तो यहां पर क्या बोला, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बोलने की कोशिश की गई कि अगर एक ही पार्टी का फॉल्ट है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जो दूसरी वाली पार्टी है उसके पास जो है दो राइट्स होंगे, ठीक है, उसके पास दो राइट्स होंगे। और वो दो राइट्स क्या हैं, सबसे पहले वो सेक्शन 65, ठीक है, वो सेक्शन 65 में क्लेम कर सकता है या फिर 56 पैरा 3 में जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 65, पहले सेक्शन 65 को समझो, जब एक पार्टी की गलती थी तो वो क्या कर सकता है, सेक्शन 65 में जाकर के क्लेम कर सकता है। और क्या क्या क्लेम करेगा, क्या क्या क्लेम करेगा, एन एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जब उसको ये पता लग जाए कि वो एग्रीमेंट डिस्कवर्ड जो है कैसे हो रहा है, वॉइड की तरह हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो यहां पर दो क्लेम है, एक तो 65 में जा सकता है, एक 56 सेक्शन 56 पैरा 3, सेक्शन 56 पैरा 3 में जा सकता है। सेक्शन 65 क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट टू बी बिकम वॉइड, ठीक है, सेपरेट सेकंड टाइप कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो 65 का रिलीफ लेने के लिए आगे चला जाएगा। और 65 का रिलीफ क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि वो जो है क्या कर पाएगा, रीस्टोर करा पाएगा अगर कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया गया है किसी भी पार्टी को तब, ठीक है। इसके बाद में यहां पर 56 क्लॉज 3 क्या बोला, 56 पैरा 3, ये भी जो है आपका क्या है, एक पार्टी के डिफॉल्ट होने पर कॉन्सिक्वेंसेस बताता है। तो यहां पर बोल रहा है, ठीक, कि यहां पर क्या बोल रहा है, दो कंडीशन है, जब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसको कि परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, जिसको कि परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, क्या बोला यहां पर, बोला सेक्शन 56 पैरा 3 के अंदर कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसको कि परफॉर्म करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एग्रीमेंट पूरी तरीके से परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है और ऐसे किसी भी पर्सन ने कोई भी एग्रीमेंट जो है पूरी तरीके से साइन करा लिया है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अनलॉफुल एग्रीमेंट साइन कराया। अब अनलॉफुल एग्रीमेंट कौन से होंगे, जो कि सेक्शन 23 में, सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में बताए गए हैं, जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहां पर दो कंडीशन है कि अगर सेक्शन 53 पैरा 3 की बात है तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल है पूरी तरीके से उसको साइन किया है, या फिर अनलॉफुल एग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं। तो ऐसे केसेस में आपको बताया गया है रिलीफ फॉर अ इनोसेंट पार्टी, ठीक है। तो इनोसेंट पार्टी जिसका कोई भी फॉल्ट नहीं था, जिसको पता नहीं था, ठीक है, एक पार्टी का फॉल्ट है उसी को तो पढ़ रहे हैं, तो जो पार्टी इनोसेंट है, जिसको पता नहीं था, ठीक है, तो इनोसेंट पार्टी को हम क्या देंगे, इनोसेंट पार्टी को यहां पर क्लियरली बोला गया है कि इसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, इसको कॉम्पनसेशन दिलाया जाएगा, क्लियर। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ रिलीफ्स हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें वॉइड एग्रीमेंट में आने के बाद में देता है, वॉइड एग्रीमेंट में आने के बाद में देता है, क्लियर। तो वॉइड एग्रीमेंट का आज सिर्फ और सिर्फ हमने ओवरव्यू किया है, और ओवरव्यू के साथ साथ हमने उन सेक्शंस के बारे में भी देख लिया जो कि हमारे हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है, जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, इनके बारे में, इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, इनके क्या रिलीफ आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपका सेक्शन 20, 22, 23, 24, 25 और सेक्शन 11 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो इसमें आपको क्या क्या रिलीफ मिलेगा, आप सेक्शन 65 में जाओगे और सेक्शन 65 में जाकर रिस्टोरेशन करा लोगे, जो भी बेनिफिट दे दिया गया है उसको वापस ले लिया जाएगा। माइनर के केसेस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई भी रिलीफ आपको नहीं देता और किसी भी तरीके की जो है छूट आपको नहीं मिलती है। माइनर के साथ में अगर आप, या फिर अनसाउंड के साथ में अगर आप आ गए हो कॉन्ट्रैक्ट में, तो सेक्शन 11 में आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने माइनर से कोई बेनिफिट दे दिए तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। अब वॉइड एग्रीमेंट में हमारा सेक्शन 26 से 30, 57, 56, पैरा 56(3) और सेक्शन 36, ये चार टॉपिक हमें कल के जो है सेशन में कवर करने हैं, जिससे कि हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हमने यहाँ पर चार तरीके की चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि वॉइडनेस में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था वॉइड एग्रीमेंट, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। और इसके बाद में ये बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट दैट्स बिकम वॉइड्स, ठीक है, इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इनको हम परसों की क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो आज की क्लास में
हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं और जो कल की क्लास होगी उसमें हम बचे हुए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल एग्रीमेंट्स के जितने भी सेक्शंस बचे हैं उन सबको 26 से 30 हो या फिर 36 हो या 56, 57 हो या फिर 56 पैरा 3 हो, इसको कल कवर करके वॉइडेबल एग्रीमेंट्स को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। क्लियर? इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे कनेक्ट किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।